तो हमने जो है केमिकल इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक खत्म कर दिया था। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनिक इक्विलिब्रियम, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काफी सारे लोगों को थोड़ा मुश्किल भी लगता है, बट हम इसको इस तरीके से कवर अप करेंगे कि ये मुश्किल नहीं, आसान टॉपिक लगाना चाहिए। ठीक, तो अगर हम बात करें सबसे पहले आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो बहुत सारी चीजें तो केमिकल इक्विलिब्रियम जैसे ही दिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि है तो अल्टीमेटली ये भी इक्विलिब्रियम ही। बस एक ऐसा इक्विलिब्रियम जिस इक्विलिब्रियम के अंदर कौन इन्वॉल्व होते हैं? आयंस। क्या हो? आयंस इन्वॉल्व हो, उस इक्विलिब्रियम जो क्या बोल देते हैं हम? आयनिक बोल देते हैं। बड़ी बड़ी सिंपल सी बात। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम विच हैव आयंस इन इट। जिसमें क्या हो? आयंस हो, उस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? आयनिक इक्विलिब्रियम। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास एक इक्विलिब्रियम है, लेट्स से CH3 COOH gives CH3 COO माइनस प्लस क्या बने? H प्लस। इसे हम क्या बोलते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। अगर आप देखो तो इस इक्विलिब्रियम के अंदर है तो इक्विलिब्रियम, लेकिन इसमें कौन से आयंस इन्वॉल्व? ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास है NH4OH। जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या बनाता है? NH4 प्लस और प्लस OH माइनस। तो इस इक्विलिब्रियम के अंदर भी कौन है? आयंस है। तो इस इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे? आयनिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है ना। तो आयनिक इक्विलिब्रियम जिसमें आयंस होंगे उसे आयनिक इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। मेनली तो ये। अब अगर मैं आगे चलता हूं तो मेरे पास जो सब्सटेंस है ना, वो दो तरीके के होते हैं। कोई भी सब्सटेंस अगर आप देखोगे तो सब्सटेंस कितने तरीके के मिलेंगे? दो तरीके के। अगले पेज पे चल लो क्या? चलो यही लिख देता हूँ, आ जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस हमारे पास कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के सब्सटेंस है हमारे पास। तो जो पहला सब्सटेंस है वो है इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस। कौन सब्सटेंस? इलेक्ट्रोलिटिक। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलिटिक। नॉन इलेक्ट्रोलिटिक ऐसे सब्सटेंस जो आयंस में नहीं टूटते। सुना है? कोई ऐसे सब्सटेंस जिसको मैंने कहा डाला, पानी में डाला, तो अपने आयंस में टूटते नहीं है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलिटिक। मतलब सिंपल शब्दों में, डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। आयंस में डिसोसिएट क्या होते हैं? नहीं होते। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएट इनटू इट्स आयन। ये अपने आयंस में क्या कर जाएंगे? डिसोसिएट कर जाएंगे। तो अगर कोई डिसोसिएट कर जा रहा है तो वो इलेक्ट्रोलिटिक होगा, और अगर डिसोसिएट नहीं कर रहा है तो क्या होगा? नॉन इलेक्ट्रोलिटिक होगा। चलो अगले पेज पे। अब ये जो इलेक्ट्रोलिटिक है ना, ये हमारे पास दो तरीके के होते हैं। यानी इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस। इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस हमारे पास दो तरीके के हैं, और वो दो तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट।
वीक इलेक्ट्रो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उन्हें बोलते हैं जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो, जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू 100%। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन याद है क्या होता है? अल्फा। क्या होता है? अल्फा। जिसका अल्फा 100% हो वो क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जिसका अल्फा 100% ना हो उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और इंपॉर्टेंट बात, ये डिसोसिएट कंप्लीटली, मतलब जितने भी आयंस होंगे वो पूरे टूट जाएंगे। डिसोसिएट कंप्लीटली, या फिर ऐसे आप बोल सकते हो, ये भी एक तरीका है। डिसोसिएट कंप्लीटली, और ये नहीं डिसोसिएट करते कंप्लीटली, यानी डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीट, और ये कंप्लीटली डिसोसिएट यहां तक बात हुई। अगर आप बात करोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो इसमें एग्जांपल्स कौन आता है? इसमें एग्जांपल आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या आते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस, कौन से बेस? स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस। और इसके अलावा सॉल्ट, सारे सॉल्ट जैसे NaCl, MgCl2, ये सारे के सारे सॉल्ट कहाँ आते हैं? इसी में आते हैं। क्लियर है? जब आप जाते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो इसमें एग्जांपल आता है वीक एसिड। कौन से एसिड? वीक एसिड। यूजुअली ऑर्गेनिक एसिड, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मिलते हैं, जैसे एसिटिक एसिड एक एग्जांपल है, जो कि एक क्या है? वीक एसिड है। आपको बहुत मिलेगा एसिटिक एसिड देखने को। इसके अलावा वीक बेस, क्या? वीक बेस। अगर वीक एसिड के एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो याद रखना ये वाला एग्जांपल एसिटिक एसिड CH3COOH, ये बहुत ज्यादा रिपीट करेगा, आपको बार बार देखने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। और हम वीक बेस की जब बात करेंगे ना तो होते तो और भी हैं, लेकिन हमें बहुत कॉमनली जो देखने को मिलेगा वो क्या है? NH4OH देखने को मिलेगा। ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर है बात? इक्विलिब्रियम में हमारी ज्यादातर बातें, हम तो उसकी भी करेंगे, लेकिन ज्यादातर बातें किसकी होंगी? वीक इलेक्ट्रोलाइट की होंगी, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है वो तो 100% डिसोसिएट कर जाएंगे। अगर 100% डिसोसिएट कर गए तो इक्विलिब्रियम वहां एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भैया जितने भी रिएक्टेंट थे, जितने भी आपने इलेक्ट्रोलाइट लिए थे, सब डिसोसिएट होकर आयंस में बदल गए। तो भैया रिवर्स तो हो नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ 100% डिसोसिएट नहीं होंगे, तो ये रिवर्स होंगे और यहाँ इक्विलिब्रियम देखने को आपको मिलेगा। क्लियर है बात? तो यहाँ तक आई थिंक बात समझ में आ गई है, किसी को कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है उसका नाम है एसिड बेस थ्योरी। कौन थ्योरी? एसिड बेस थ्योरी। तो अगर मैं बात करूं एसिड बेस थ्योरी की, कुछ बातें तो आपको एसिड के बारे में थोड़ा बहुत पता होगी। जैसे अगर मैं एसिड की बात करूं तो आपको पता है इनका कैसा होता है? सॉर्ट टेस्ट होता है, खट्टे होते हैं ना। और ये जो होते हैं टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। सही बात है। जबकि अगर मैं बात करूं किसकी? बेस की, तो इनका बिटर टेस्ट होता है।
सॉपी टू टच, मतलब टच करने पे स्लिपरी से फील होंगे, और क्या करते हैं रेड को टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये हो गए कुछ एसिड कैरेक्टर। अब अगर हम बात करें तो इसमें हमें कई सारी थ्योरी पढ़नी है, और सबसे पहली जो थ्योरी है वो है आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड बेस। कौन सी थ्योरी? आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस बाबा साहब जो थे, इन्होंने ये बताया कि जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर यानी पानी में डालने पर जो H प्लस आयन देते हैं उनको एसिड बोलते हैं, और जो पानी में डालने पर OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में एसिड गिव्स H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में एसिड कौन से आयन बनाएंगे? H प्लस आयन बनाएंगे। बेस गिव्स OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बेस कौन से आयन बनाते हैं? OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस हिसाब से, जैसे एग्जांपल का समझना, मेरे पास CH3 COOH है। जब मैंने इसको पानी में डालना, किसमें डाला? पानी में डाला, तो इसने क्या किया? CH3 COO माइनस और प्लस क्या बनाया? H प्लस आयन बनाया। तो ये क्या हुआ? एक एसिड हुआ। जबकि अगर मैं मान लिया मैंने एक बेस लिया NaOH, और जब मैंने इसको पानी में डाला तो ये क्या बनाएगा? Na प्लस, और प्लस क्या बनाएगा? OH माइनस। इसने क्या बनाया? OH माइनस प्रोड्यूस किया। क्योंकि ये OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए ये क्या होगा? बेस। और दूसरा वाला H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए क्या होगा? एसिड। सही बात है। अब इस थ्योरी की कुछ कमियां थी। क्या? लिमिटेशन। तो अगर हम इस थ्योरी की लिमिटेशन की बात करें तो पहली बात तो भाई इनके हिसाब से H प्लस आयंस या OH माइनस आयन तब बनेंगे जब आप इसको कहां डालोगे? एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी के अंदर डालोगे। तो मतलब ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट तक लिमिटेड है, यानी सॉल्वेंट अगर नहीं है, वाटर नहीं है, तो एसिड एसिड नहीं है, और बेस बेस नहीं है। मतलब सिंपल शब्दों में थ्योरी क्या है? लिमिटेड टू ओनली सॉल्वेंट, लिमिटेड टू ओनली सॉल्वेंट। क्योंकि सॉल्वेंट नहीं तो एसिड एसिड नहीं, और बेस बेस नहीं। दूसरी बात, इन्होंने क्या एक्सप्लेन नहीं किया? डिड नॉट एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ SO2 CO2 ETC। आप बताओ क्या SO2 में कोई H प्लस आयन है? नहीं है। क्या CO2 में कोई H प्लस आयन है? नहीं है। तो भैया ये तो H प्लस आयन नहीं देंगे। सही बात है ना? है ही नहीं तो प्रोड्यूस कहां से करेंगे? और ये एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना है? इस बारे में कुछ भी इन्होंने नहीं बताया। दूसरी बात थी डिड नॉट एक्सप्लेन
बेसिक नेचर ऑफ Na2O, MgO, etc. ये होते हैं भैया बेसिक नेचर के। इसमें OH ही नहीं है तो OH कहां से देंगे? तो इसके बारे में भी इन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये कमियां थी किसकी? आर्हेनियस भाई साहब की थ्योरी की। तो आगे चलिए अब। तो आर्हेनियस के बाद जो है, जो दूसरे भाई साहब आए थे उनका नाम था ब्रोंस्टेड लॉरी। ब्रोंस्टेड लॉरी कौन सी थ्योरी? ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी। अगर हम ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी की बात करें तो क्या कहता है? एसिड गिव H+ आयंस, यानी एसिड कौन से आयंस देंगे? H+ आयंस देंगे। ठीक है, ये तो बढ़िया है, जैसे ही कुछ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है? एसिड H+ आयन देंगे, क्या मतलब हुआ? जैसे मान लिया मेरे पास HCl है तो ये H+ आयन प्रोड्यूस करेगा तो ये एसिड है। अगर मेरे पास HNO3 है ये H+ आयन बनाएगा तो ये भी क्या है? एसिड है। मेरे पास CH3COOH है और ये क्या बनाएगा? H+ आयन बनाएगा। हाँ सही बात है ना? तो ये क्या है? एसिड। बहुत बढ़िया। उन्होंने बताया बेस क्या होते हैं? बेस एक्सेप्ट H+ आयन, एक्सेप्ट H+ आयन। बेस उनको बोलेंगे जो H+ आयन को क्या कर सकते हो? एक्सेप्ट। भैया एक दे रहा है और दूसरा वाला ले रहा है, नहीं दोनों कैसे हो जाएंगे? अब देखो ध्यान से, बेस कैसे बोला इन्होंने? जैसे मैंने बोला लेट से आपके पास क्या है? Cl- है, आपने इसको H+ आयन दे दिया तो इसने क्या बना लिया? HCl बना लिया। तो ये Cl- ये क्या था? एक बेस था। ठीक। तो इसके बाद और अगर एग्जांपल की बात करूं तो जैसे NO3- है, इसको आपने H+ दिया, इसने क्या बना दिया? HNO3 बना दिया। ठीक। तो ये एक बेस। क्लियर है बात यहां तक? आप सुनो ध्यान से, इन्होंने कुछ अच्छी बातें और बताई। इन्होंने क्या कहा? मेरे पास अगर कहीं पर एसिड होगा तो जब ये H+ आयन दे देगा, यानी यहां से H+ आयन आप क्या कर लोगे? निकाल लोगे। तो H+ आयन अगर एक निकाल लोगे तो इससे जो चीज बनेगी उसको बोलेंगे हम कॉन्जुगेट। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। और अगर मेरे पास एक बेस हो, आप उसको H+ आयन क्या दे दो? ऐड कर दो, उसमें जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। मतलब एक H+ आयन जोड़ने से कॉन्जुगेट एसिड बनता है बेस में, और एक H+ आयन निकालने से क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। बात समझे कि नहीं? अब कुछ बातें सुनो ध्यान से। अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसे स्टैंड फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से बनेगा वीक कॉन्जुगेट बेस। क्या बनेगा? वीक कॉन्जुगेट। अगर मेरे पास वीक एसिड है तो इससे क्या बनेगा?
स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या बनेगा, वीक कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। और अगर हमारे पास वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। ये भी सिस्टम आपको समझ आना चाहिए बढ़िया। ठीक, कोई समस्या यहां तक? अब फिर आती है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या आती है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। भाई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हम उसको बोलते हैं जिनके बीच में केवल एक H प्लस का डिफरेंस हो। जैसे सुनो ध्यान से, Cl माइनस और HCl में क्या डिफरेंस है, एक H का ही तो डिफरेंस है। तो ऐसे एसिड और बेस का पेयर जिसमें एक H का डिफरेंस हो उसे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। ठीक है ना? तो क्या होता है भैया, एसिड बेस पेयर, एसिड बेस पेयर डिफर only by वन H प्लस, यानी जिसमें एक H प्लस का अंतर हो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। आई थिंक कोई समस्या नहीं है, आगे चलते हैं हम। चलें, अच्छा लगा, इन्होंने भी अच्छी अच्छी बातें बताई, बढ़िया लगा, सही बात है। अब इनकी भी कुछ कमियां थी, उन कमियों को भी उजागर करते हैं थोड़ा। अगर हम इनकी कमियों की बात करें, ये दोनों बातें तो इन्होंने भी एक्सप्लेन नहीं की, H प्लस लेने देने की बातें तो बता दी, लेकिन ये लास्ट की दो बातें इन्होंने भी नहीं बताई। तो भाई साहब, अगर हम बात करें तो ये हो जाएंगी इनकी कमियां। इनकी क्या हो जाएगी, लिमिटेशन। ठीक, अब सुनना, अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर, मतलब एक नोट करके पॉइंट लिख रहा हूं मैं, substance which can accept and donate H plus ions are called एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं उसको हम, एम्फोटेरिक बोलते हैं। इन उसके बाद एसिड बेस दोनों का कैरेक्टर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए समझना, मेरे पास एक सब्सटेंस है HSO4 माइनस। आप खुद सोचो, अगर मैंने इस HSO4 माइनस को एक H प्लस दे दिया तो क्या बना देगा, H2SO4 बना देगा। और अगर इससे एक H प्लस ले लिया तो क्या बना देगा, SO4 2 माइनस बना देगा। तो भैया ये H प्लस को एक्सेप्ट भी कर रहा है और H प्लस को डोनेट भी कर रहा है। तो क्योंकि ये दोनों काम कर रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक बोलेंगे। क्लियर है बात यहां तक? जब इतना हो जाए तो आगे बढ़ते हैं और हमारे पास अगला टॉपिक आता है एसिड बेस थ्योरी में, लुईस एसिड बेस। कौन से एसिड बेस, लुईस एसिड बेस। जो हमारे लुईस भाई साहब थे ना, लुईस वही, याद हो, डॉट वाले। ठीक, तो
तो अगर हम लुईस भाई साहब की बात करें तो इन्होंने भी एसिड बेस के बारे में कुछ बताया था। क्या बताया था? इन्होंने कहा एसिड हम उसको बोलेंगे जो क्या कर सकते हो, कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हो उनको हम क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। अब मेरी बात सुनना, कौन कौन लोग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर पाएंगे? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, खाली डब्बा पड़ा हो। क्या पड़ा हो? खाली डब्बा। जिनके पास क्या हो? हाँ, वैकेंट और वाइटल हो। हैव वैकेंट और वाइटल, इनके पास वैकेंट और वाइटल हो, या फिर पॉजिटिवली चार्ज्ड हो, यानी इनके ऊपर कैसा चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। भाई इलेक्ट्रॉन की चाहत अगर ज्यादा होगी तो भी ले सकते हैं। ज्यादातर हमारा काम किससे होगा? वैकेंट और वाइटल से और पॉजिटिवली चार्ज से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उनको हम क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। जबकि जब हम बात करेंगे बेस की, किसकी बात करेंगे? बेस की। तो भैया बेस इसका अपोजिट काम करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहे थे, ये क्या करेंगे? डोनेट, कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। और इनके पास क्या होगा? हैव। भाई साहब इनके पास होगा लोन पेयर। सही बात है। या फिर इनके पास क्या होगा भैया? लोन पेयर होंगे, या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे। क्या होंगे? नेगेटिवली चार्ज होंगे। या फिर इनके पास क्या होगा? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे कहीं पर डबल बॉन्ड हो, कहीं डबल बॉन्ड वगैरह है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? वहां से डोनेट कर सकते हैं। उन्हें हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। आई थिंक समझ गए कि यहाँ पे जो फंडा है वो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से है। तो लोन पेयर और नेगेटिवली चार्ज। इतनी बात समझे? तो अगर आप इस हिसाब से बात करें तो कुछ चीजें समझना। अगले पेज चलो। तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है BF3, मेरे पास एग्जाम्पल है NH3। मैं चाहता हूं इन दोनों के बारे में हम देखें और समझे कि कौन एसिड है और कौन बेस। तो अगर हम बात करें BF3 की, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ? भाई बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है। बहुत बढ़िया। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p। सही बात है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है भाई? ये, यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर हम इन डब्बों का ग्राउंड स्टेट बनाएं तो कैसा दिखता है? S में 2 इलेक्ट्रॉन, P के 3 डब्बे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना? 1। और अगर आप इसकी एक्साइटेड स्टेट बनाओगे जहां पर ये बॉन्ड बनाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के कहां जाएगा? यहाँ। तो अब आपके पास एक डब्बा खाली पड़ा हुआ है ना, ये है भाई साहब वैकेंट। तो अगर ये खाली डब्बा पड़ा हुआ है तो भैया ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है ना। तो इसलिए हेंस, इसीलिए क्या है? BF3 क्या है? एसिड है। BF3 इज एसिड।
3 इज, ये एक एसिड है। क्लियर है बात? जबकि आप दूसरी तरफ आते हो NH3 के साथ में, के बारे में, NH3 के बारे में। तो अगर आप NH3 का बनाओगे, NH3 के पास कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। बहुत। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p3, सही बात है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यही है ना, ठीक है। तो अगर आप इसका ग्राउंड स्टेट बनाओगे, कौन सा स्टेट, ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और p में कितने हैं, एक यहां, एक यहां और एक। सर ये तीनों बॉन्ड तो मतलब ये तीनों इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेंगे, यहां एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहां एक हाइड्रोजन आ जाएगा। सर ये दोनों बच गए ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज ही नहीं हुए, ये क्या बनाएंगे, लोन पेयर। क्या बनाएंगे, और जिसके पास होता है लोन पेयर वो क्या कहलाता है, बेस। इसलिए NH3 क्या हो जाएगा, NH3 इज ए बेस। NH3 क्या है, एक बेस। क्लियर है बात यहां तक? ठीक। NCERT जो क्वेश्चंस देखते हैं, तो NCERT का पहला क्वेश्चन इस टॉपिक का हाजिर है आप लोगों के सामने। तो कह रहा है व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग ब्रोंस्टेड एसिड, यानी मुझे एसिड दे रखा है, बेस बनाना है। बेस को हम क्या करते हैं, H+ बेस डोनेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, कॉन्जुगेट क्या बनाना है मुझे, बेस। अच्छा, जब कॉन्जुगेट बेस बनाना हो तो हमें एसिड में से H+ निकालना होता है, ध्यान रखना इसको। देखो इधर स्टार्टिंग में आ जाओ, यहाँ है ना, एसिड से कॉन्जुगेट बेस जाने में देखो H+ माइनस कर रहा हूं, समझ गए ना, ध्यान रखना इसको। यानी H+ निकालना हो तो हमें क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट बेस मिलेगा। तो मुझे इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है, तो भैया HF का कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, सर इसमें से H+ निकाल दो, माइनस बन जाएगा। H2SO4 का कैसे बनेगा, सारे H मत निकालना, हाँ क्या बनेगा, HSO4 माइनस, एक माइनस का चाहता है ना, और मेरे पास क्या है, HCO3 माइनस है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, CO3 और 2 माइनस का, महाराज H+ जाएगा तो 2 माइनस का नहीं होगा, हाँ तो ऑलरेडी माइनस है, एक H+ और गया था, एक और माइनस आ गया। तो ये जो बने हैं ये सब के सब क्या हैं, अरे ये सब के सब क्या हैं, कॉन्जुगेट बेस। क्या है, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। ये चैप्टर कौन सा है आपका, 6 ही है ना। अगला क्वेश्चन, जल्दी करो जल्दी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, तो भैया एसिड बनाने के लिए H+ देना होता है। तो मेरे पास है NH2 माइनस, तो आप इसको एक H+ दे दो तो क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा, और NH3 को एक H+ दोगे क्या बन जाएगा, NH4 बन जाएगा। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, NH4+। अगर हम बात करें HCOO माइनस, इसको H+ दोगे क्या बन जाएगा, HCOOH, ऐसे भी बोल सकते हो या H2CO, ठीक है ना, बात ठीक है। ये जो बना है ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड है। अब ये वाला आपके लिए, आपको करना है इसको, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस दोनों बनाना है, तो कैसे बनाना है, इधर देखो, इधर लिख लोगे सब्सटेंस जो आपको दिया हुआ है, इधर लिख लोगे कॉन्जुगेट एसिड और इधर लिख लोगे कॉन्जुगेट बेस। जैसे मैं एक लिख दे रहा हूं, मेरे पास लेट से H2O है, तो मुझे कॉन्जुगेट एसिड अगर बनाना है तो क्या करना होता है,
H प्लस क्या करना होता है, माइनस करना होता है, निकालना होता है। तो बनेगा क्या, OH माइनस। जब कॉन्जुगेट बेस बनाना होता है एक H प्लस देना होता है, तो क्या बनेगा H3O प्लस। समझ गया ना। तो इस तरीके से ये पूरी करो टेबल। तो क्या बनाया आप लोगों ने, मेरे पास क्या क्या था, एक HCO3 माइनस था, इसको H प्लस यहां से निकाल लोगे तो क्या बन जाएगा, CO3 2 माइनस, और ये बन जाएगा H2CO3। बस प्लस क्यों बनेगा, अरे महाराज माइनस चार्ज हट नहीं जाएगा, क्या कर रहे हो, एक माइनस था, एक H प्लस दोगे तो क्या हो जाएगा, एक माइनस हट जाएगा। और मेरे पास क्या है अगला, HSO4 माइनस है, अगर मैं एक H प्लस निकालूंगा, H प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज हटा रहा हूं ना, तो क्या हो जाएगा, SO4 एक माइनस था तब दो माइनस हो जाएगा, और अगर एक H प्लस दे दूंगा तो हट जाएगा नेगेटिव चार्ज। और NH3 है, तो अगर मुझे क्या करना है, यहां से बाहर करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, NH2 माइनस हो जाएगा, और अगर आप इसको एक दे दोगे तो NH4 प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। इसका अगला क्वेश्चन है मेरे पास, क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीसीज इनटू लुईस एसिड एंड लुईस बेस। कौन सा लुईस एसिड है, कौन सा लुईस बेस है। अब देखो इस पे नेगेटिव चार्ज है, मैंने बताया था जब नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो देंगे। ये भी क्या होगा, लुईस बेस होगा, लुईस बेस होगा। ये H प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये लुईस एसिड हो जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा, इसके पास खाली डब्बा है कि नहीं, ये क्या है, बोरॉन। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, और इसका पता है हमें वैकेंट पी होता है, अभी हमने पीछे किया था वैकेंट पी, इसलिए ये कैसे काम करेगा, लुईस एसिड की तरह। आप पूरा प्रोसेस करके दिखा दोगे, हमने अभी जस्ट पीछे किया था BF3 जगह इसमें, तो हमें पता है कि इसके पास वैकेंट होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लुईस एसिड हो जाएगा। पीछे वाला भी करना। लो। अब चलते हैं आगे, डालोगे ओसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। कौन सा लॉ, ओसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। कौन सा लॉ भाई, ओसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है ना। सुना ध्यान से, फॉर वीक एसिड या फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्पेशली वीक, शांत रहोगे, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is directly proportional to square root of dilution, स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। क्या मतलब हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है बच्चे, अल्फा। तो मैं इसको अल्फा ना लिख के DOD लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं DOD। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल का साइन और अल्फा दोनों सेम दिखते हैं। तो DOD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है वॉल्यूम, मैं कुछ अगर ऐड करूंगा, भाई डाइल्यूट करना मतलब क्या होता है, एसिड में या बेस में पानी डालना, पानी डालने से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं डाइल्यूशन को V से। तो मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन या वॉल्यूम। या फिर इसी को हम एक और तरीके से लिखते हैं बच्चे, और DOD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। C क्या है, यहां C क्या है, कंसंट्रेशन है, क्या है, कंसंट्रेशन, यानी मोलैरिटी है, क्या है, मोलैरिटी। अब हमें यही बात प्रूव करनी है कि ये होती है। हाँ
डेट तो रूट का भी इसमें v/2 भी तो v/2 मतलब हाँ स्क्वायर रूट 1/2 होता है तो v/2 भी हो सकता है ना। मतलब ये v/2 कह रहे हो? हाँ नहीं, ये होता है मतलब स्क्वायर रूट का। अगर स्क्वायर रूट हटाओगे तो ऊपर ऐसे पावर आएगी, डिनोमिनेटर में नहीं आता। हाँ, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसी चीज को हमें प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। मान लेते हैं कोई एसिड है मेरे पास Ha, ऑब्वियसली ये कौन सा एसिड होगा? वीक एसिड होगा। कैसा होगा? वीक एसिड होगा, ठीक है ना। अब हो सकता है वीक एसिड हो ये, या फिर हो सकता है वीक बेस हो, तब भी चलेगा। वीक बेस के केस में भी चलेगा, बता रहा हूं फिर से, सेम तरीका होगा, सब कुछ सेम होगा, कुछ अलग नहीं होगा, चाहे वीक एसिड हो चाहे वीक बेस हो, ठीक। तो अगर हम बात करें, अच्छा एक काम करते हैं, इसको वीक एसिड बेस, चलो ठीक है लिख दिया तो लिख दिया, चलो। अगर हम बात करें तो जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा? H प्लस बनेगा, और प्लस क्या बनेगा? A माइनस बनेगा। सही बात है। तो आपको पता है ये एसिड कैसा है? वीक है, तो मैं ऐसे एरो करके लिख रहा हूं सर, वीक, ठीक है। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान सुनना। टाइम t इज इक्वल टू था 0, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो ऑब्वियसली इसकी कंसंट्रेशन हमने मान लिया कितनी थी? C। इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी? C। इसकी कुछ ना कुछ मोलरिटी मुझे दे रखी थी। ऑब्वियसली रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी तो ये सब क्या रहे होंगे? 0 0। आप ये कर रहे थे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम में भी। तो एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो C माइनस C अल्फा, और ये कितना बन जाएगा? C अल्फा, और ये कितना बन जाएगा? C अल्फा। सही बात है, अल्फा इज DOD। अल्फा क्या है? अल्फा होता है DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये प्रोपोर्शनल का साइन मत समझना, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर हम इसका इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो हमें पता है कि सर K इज इक्वल टू, यानी K इक्विलिब्रियम अगर हम लिखते हैं तो क्या आता है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, यानी प्रोडक्ट का ऊपर लिखते हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HA। क्या ऐसे ही लिखा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? अगर हम बात करें H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी थी? C अल्फा। इसकी कितनी है? C अल्फा, और इसकी कितनी है? C माइनस C अल्फा। सही बात है। तो अगर मैं अगले पेज पे चलता हूं तो मेरे पास आता है K इज इक्वल टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यहां से C कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये C से एक C कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा? K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। अब सुनना, अगर सॉल्यूशन क्या है? डाइल्यूट है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन किसके लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए 1 माइनस अल्फा लगभग बराबर हो जाता है 1 के। क्यों? अब सोचो डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। अब मुझे आप बताओ, अगर मैं 1 में से, या ऐसे बोलो 100 में से मैं 0.05% माइनस कर दूं, या आप ऐसे बोलो मैं अगर 1 में से 0.01 माइनस कर दूं, 0.2 माइनस कर दूं, तो क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यानी कंसंट्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा अगर कम है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट कितना मान लूंगा? 1 मान लूंगा। तो मेरे पास K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फॉर्मूला? C अल्फा स्क्वायर हो जाए। सही बात है। अब अगर मैं निकालूंगा तो अल्फा इज इक्वल टू K के नीचे क्या आएगा? C। सही बात है। और क्योंकि स्क्वायर हटाया है तो यहां क्या लग जाएगी? रूट, तो याद आएगा। अच्छा बताओ, अल्फा को मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था? अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना। तो मैं अल्फा की जगह ऐसे DOD लिख सकता हूं, और प्रोपोर्शनल का साइन लगाया मैंने, यही DOD है, मैं लिख रहा हूं यहां पे। ये क्या है? DOD। K क्या है? कांस्टेंट है। जब आप कांस्टेंट हटाते हो तो बीच में क्या लग जाएगा? प्रोपोर्शनल का साइन। तो प्रोपोर्शनल का साइन, तो 1 अपॉन में नीचे क्या है? रूट C है। क्या यही हमें प्रूफ करना था पहले वाले स्टार्टिंग में? आ गया। अब दूसरी बात और सुनना, ये पहली बात आ गई, ये पहली चीज आ गई।
अब अगर हम बात करें सी क्या है, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो सी इज इक्वल टू क्या होगा, एन अपॉन में वी। अगर मैं रखूंगा तो डीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था 1 अपॉन में सी के। तो अगर मैं रखूंगा तो यहां एन अपॉन में वी रखूंगा। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, जो भी कांस्टेंट नंबर है एक। तो अगर मैं बात करूंगा यहां से बच्चे डीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अच्छा वी कहां चला जाएगा, ऊपर, तो ऊपर जाएगा रूट वी और रूट नीचे आया क्या, रूट एन। अब एन क्या है, एक कांस्टेंट है, एक नंबर है ना ये, तो इसको हम हटा देते हैं यहां से, बचेगा क्या, डीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी। ये भी हमने स्टार्टिंग में लिखा था, यही तो था ओसवर्ड लॉ। ये हमारा पता है क्या भैया, ओसवर्ड लॉ जो बातें कह रहा था वो सही कह रहा था। अब सुनो ध्यान से, ओसवर्ड लॉ ने एक्चुअली में कहा क्या, इन्होंने कहा कि अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे, यानी अगर आप पानी ऐड करोगे तो क्या होगा, डीओडी बढ़ेगी, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। और अगर आप डाइल्यूशन कम करोगे, अगर आप क्या करोगे, डाइल्यूशन कम करोगे, यानी पानी को ऐड नहीं करोगे, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, तो डीओडी क्या हो जाएगी। यही बेसिक सी बात ये कह रहे थे, जो कि मेन है। ठीक है, तो नोट डाउन करोगे इसको, फिर आगे चलते हैं। हाँ कर रहा हूं पीछे, ठीक। तो अगला टॉपिक मेरे पास आता है कॉमन आयन इफेक्ट। कौन सा टॉपिक, कॉमन आयन इफेक्ट। अगर हम बात करें कॉमन आयन इफेक्ट की, तो ये भी समझना ध्यान से, व्हेन strong electrolyte mixed with weak electrolyte, when strong electrolyte mixed with weak electrolyte, then DOD of weak electrolyte decreases. DOD of weak electrolyte decreases when strong electrolyte mix with weak electrolyte. थोड़ा सा चेंज, weak electrolyte with one common ion. At least one common ion. At least one common ion. अब सुना ध्यान से क्या कह रहा है, कह रहा हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को वीक के साथ मिक्स किया है, स्ट्रॉन्ग और वीक में एक आयंस क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो ऐसे केस में जो वीक वाला इलेक्ट्रोलाइट था उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या कर जाता है, घट जाता है। ये बात सुनना ध्यान से, क्या मतलब है इसका, जैसे मान लिया मेरे पास एक एसिड है CH3COOH, ये बच्चे हैं एक वीक एसिड क्या है, एक वीक एसिड। जब ये ब्रेक होगा तो ये बनाएगा CH3COO- और प्लस क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा। अगर मैंने इसी के साथ में मिक्स कर दिया है एक एसिड, लेट से मैंने मिक्स कर दिया HCl, क्या मिक्स कर दिया, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहां इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, ये सारा का सारा टूट जाएगा, सारे के सारे टूट जाएंगे। तो
तो ये बनेगा Cl माइनस और ये क्या बनेगा H प्लस। सही बात। अब आप बताओ क्या इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है? यस, H प्लस इज द कॉमन आयन बिटवीन दीज टू। सही बात है ना भैया, इन दोनों के बीच में कॉमन आयन कौन है? ये है, H प्लस है। तो भैया ये है क्या? कॉमन आयन। क्या है ये? कॉमन आयन। अब मेरा एक छोटा सा सिंपल सा सवाल है आपसे। लेट्स से CH3COOH की बात करते हैं, ये तो वीक है, ये क्या है? वीक है। और HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो आप मुझे बताओ H प्लस ज्यादा कौन बनाएगा? स्ट्रॉन्ग वाला या वीक वाला? स्ट्रॉन्ग वाला H प्लस ज्यादा बनाएगा क्योंकि भैया ये पूरा का पूरा टूट जाएगा। जैसे मान लिया मैंने अगर इसका 1 मोल लिया होगा तो ये पूरा का पूरा 1 मोल H प्लस बनाएगा, लेकिन अगर इसका मैंने 1 मोल लिया होगा तो पूरा 1 मोल नहीं बनाएगा, हो सकता है 0.5 मोल, आधा मोल, 0.6 मोल ऐसे बनाया हो। तो मतलब इसमें H प्लस किसके ज्यादा होंगे? स्ट्रॉन्ग वाले के होंगे। अब आप मुझे बताओ कि जब प्रोडक्ट में H प्लस ज्यादा होंगे तो भैया प्रोडक्ट को या रिएक्शन को ये थोड़ी मतलब है कि H प्लस आया कहां से। रिएक्शन को तो इस बात से मतलब है कि H प्लस प्रोडक्ट में है। सही बात है। अब जैसे ही HCl ने बहुत सारा H प्लस बनाया तो इससे क्या होगा? ऊपर वाली रिएक्शन के बारे में सोचो, यानी आपने उस ऊपर वाली रिएक्शन के लिए बहुत सारा H प्लस एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है प्रोडक्ट में। कर दिया कि नहीं कर दिया? और आपने पढ़ा है कि ली चैटरियर प्रिंसिपल कहता है कि जब प्रोडक्ट में कोई चीज बढ़ती है तो रिएक्शन कहां जाती है? बैकवर्ड जाती है। सही बात है ना। तो ड्यू टू दिस H प्लस ये वाली रिएक्शन कहां जाने लगेगी? बैकवर्ड जाने लगेगी। और अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी इसका मतलब पहले अगर डिसोसिएट 0.6 मोल हो रहे थे तो अब डिसोसिएट 0.5 या 4 मोल ही हो रहे होंगे, यानी डिसोसिएशन पहले से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यही है कॉमन आयन इफेक्ट। यही क्या है? कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर है बात? तो मतलब क्या हुआ? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये हमने क्या किया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला, H प्लस कंसंट्रेशन इन प्रोडक्ट क्या होगी? H प्लस कंसंट्रेशन इन प्रोडक्ट बढ़ जाएगी बहुत तेजी से। सही बात है ना। एज ए रिजल्ट अकॉर्डिंग टू ली चैटरलियर प्रिंसिपल, ली चैटरलियर प्रिंसिपल, अब आप बताओ भैया ली चैटरलियर प्रिंसिपल कहां काम करते हैं? इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम कहां है? ऊपर वाले में। दिमाग खराब किसका होगा? इन्हीं भाई साहब का ना। ये H प्लस कहेंगे भैया इधर कहां आ रहे हो, पहले से हम यहाँ बहुत सारे हैं, तो ये कहां जाएंगे? रिएक्शन पूरी बैकवर्ड हो जाएगी। ली चैटरलियर प्रिंसिपल, रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिएक्शन या इक्विलिब्रियम बोलो, इक्विलिब्रियम ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इक्विलिब्रियम ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट शिफ्टेड बैकवर्ड, किधर चली जाएगी? बैकवर्ड चली जाएगी। शिफ्टेड बैकवर्ड कहां चली जाएगी? बैकवर्ड साइड चली जाएगी। सही बात है। हेंस डीओडी भी क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है बात? तो इस तरीके से ये बात हुई कॉमन आयन इफेक्ट की। अब अगला टॉपिक हमारे पास आता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड बेस। क्या आता है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड बेस। बस छोटा सा टॉपिक ये भी है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड है, क्या होता है भाई साहब?
पहली बात हम एक वीक एसिड ले लेते हैं, यही हमारा वीक एसिड है CH3COOH। अगर हम इसको डिसोसिएट करेंगे तो क्या बनाएगा, CH3COO माइनस और प्लस क्या बनाएगा। आप बताओ इक्विलिब्रियम कैसे लिखते थे सर, K इज इक्वल टू क्या, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट CH3COO माइनस और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO है। इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप कुछ अलग नहीं सिर्फ Ka बोल दोगे, K इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो ये Ka क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्लियर है बात। तो कुछ बदला क्या, पहले जैसा ही है, बस एसिड के लिए हमने Ka बोल दिया, ठीक है ना। अब अगर मान लिया यही मेरे पास बेस होता, क्या होता, बेस जैसे मान लिया मेरे पास है NH4OH, अगर आप इसको देखोगे तो ब्रेक होगा किसमें, NH4 प्लस में, और प्लस क्या बनाएगा OH माइनस। और अगर आप इसका Kb मतलब इसका लिखोगे तो उसको क्या बोल देंगे, Kb बोल देंगे। क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और अपॉन में क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 OH, और इसको हम बोल देंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। क्लियर है। अब एक बार छोटी सी और सुनो, अगर किसी का Ka ज्यादा है तो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर किसी का Kb ज्यादा है तो उसकी कौन सी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्या ज्यादा होगी, बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर है बात। तो मतलब K और Kb से हमको एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाएगा। तो यहां तक की बात हुई आज के लिए। अब बाकी अगली क्लास में हम pH कैलकुलेशन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो बस आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।